नमस्कार विद्यार्थियों, हम इटली का एकीकरण पढ़ रहे थे और इटली के एकीकरण के अंतर्गत हमने इटली की जो मानचित्र में स्थिति है उसके बारे में जान लिया था, उनके राज्यों के बारे में और इटली की जो प्रमुख संस्थाएं हैं और प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसको जान लिया था। और अंत में हमने जाना प्लम्बर्स का समझौता और प्लम्बर्स के समझौते के पश्चात हम देखते हैं कि क्या स्थिति निकल के आती है। प्लम्बर्स का समझौता विद्यार्थियों हमने पूर्व के वीडियो में बताया था कि जब नेपोलियन थर्ड था जो फ्रांस का सम्राट था वो और पीडमांट की तरफ से जो है विक्टर एमुनल सेकंड के मध्य ये समझौता होता है और इस समझौते के तहत जो स्थितियां बन जाती है वो आगे निकलती है ऑस्ट्रिया सार्डिनिया का मध्य युद्ध। अब हम देखते हैं आखिरकार प्लम्बर्स के समझौते से ऑस्ट्रिया सार्डिनिया युद्ध कैसे होता है। तो विद्यार्थियों देखिए, ऑस्ट्रिया को उकसाने के लिए जो है लॉम्बार्डी की सीमा पर अपनी जो सेना है उसको जो है सार्डिनिया ने क्या कर दी, तैनात कर दी और विपरीत कार्रवाई के रूप में ऑस्ट्रिया ने भी अपनी जो सेना है वो लॉम्बार्डी की सीमा पर तैयार कर दी। यानी कि सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया दोनों ने जो लॉम्बार्डी की सीमा है उसको सैनिक सुरक्षा वहाँ पर और अधिक मजबूत कर दी और एक युद्ध का वातावरण तैयार कर दिया। ऐसे समय पर रूस, फ्रांस और इंग्लैंड ने एक सुझाव दिया कि इस विवाद को निपटाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाए। ऑस्ट्रिया ने क्या सम्मेलन में पीडमांट को नहीं बुलाया जाए, लॉम्बार्डी की सीमा पर से पीडमांट को अपनी सेना बिना किसी शर्त के हटा लेना चाहिए। इंग्लैंड ने सम्मेलन में पीडमांट को बुलाया जाना लेकिन पीडमांट को अपनी सेना हटा लेनी चाहिए। तो विद्यार्थियों स्थिति ये उत्पन्न हो गया है कि जब ये सेनाएं हैं जो लॉम्बार्डी पर जो ये सेनाएं इकट्ठी हुई तो जो है रूस, फ्रांस और इंग्लैंड तीनों ने जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां थी उन्होंने कहा कि एक सम्मेलन बुलाया जाए और इस सम्मेलन में जो आखिरकार ये लॉम्बार्डी का और ऑस्ट्रिया का क्या मैटर है इस मैटर को सुलझाना चाहिए। तो ऑस्ट्रिया ने कहा कि सम्मेलन अगर आप बुलवा रहे हैं तो बुलवाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस सम्मेलन के अंदर आप पीडमांट को नहीं बुलाया जाए। लेकिन आपको विद्यार्थियों पता है कि कैबूर ने जो सहयोग दिया था क्रीमिया के अंतर्गत इंग्लैंड के प्रति, तो उसके प्रति काफ़ी झुकाव था। हालांकि वो सेना हटाने के पक्ष में तो थे लेकिन इंग्लैंड चाहता था कि सम्मेलन के अंतर्गत पीडमांट भाग ले। ऑस्ट्रिया ने पीडमांट को सेना हटाने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया था। ऑस्ट्रिया पीडमांट को सम्मेलन में बुलाए जाने के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ। स्थिति क्या हुई, 3 दिन बाद जो है 19 अप्रैल जो है 1859 के अंदर ऑस्ट्रिया ने पीडमांट पर आक्रमण कर दिया और ऑस्ट्रिया चाहता था कि पीडमांट चाहता था या कैबूर चाहता था कि ऑस्ट्रिया खुद से ये कार्य करे ताकि नेपोलियन थर्ड है और अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियां हैं उनका उसको उसमें सहयोग मिल जाए। कैबूर खुद कहता है कि हमने अब पासा फेंक दिया, हमने इतिहास का निर्माण करने जा रहे हैं, पासा फेंक दिया है, इतिहास का निर्माण अब हम करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उसको जो सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि एक तो उसने इनिशिएट नहीं करा, जो कि प्लम्बर्स के समझौते में हुआ था कि इटली इनिशिएट नहीं करेगा और यदि ऑस्ट्रिया उसके साथ खुद से आगे होकर के आक्रमण करता है तो फ्रांस उसका सहयोग देगा। तो अब क्या हुआ, नेपोलियन थर्ड ने फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करके ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जो कि प्लम्बर्स के समझौते में थे। आगे जाके जो है सोलोफेरेने का युद्ध होता है ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के मध्य, जिसमें फ्रेंच ने लॉम्बार्डी पर अधिकार कर लिया तथा ऑस्ट्रिया की सेना को वेनेशिया तक खदेड़ दिया। ऑस्ट्रिया सार्डिनिया के युद्ध के समय पार्मा, मोडेना, टस्कनी के राजाओं को भी उखाड़ फेंक दिया गया। रोमोनिकना से भी पोप की सत्ता जो है वो है समाप्त कर दी गई। इस प्रकार नेपोलियन थर्ड वो चिंतित हुआ कि ये क्या हो गया कि उसे तो केवल लॉम्बार्डी, वेनेशिया तक ही प्रभाव अपना सीमित करना था, लेकिन ये तो अन्य जो रोमेगाना, टस्कनी, पार्मा आदि क्षेत्र के अंदर की भी स्थिति खराब हो गई है। पोप की स्थिति वहाँ से हटा दी, जबकि नेपोलियन थर्ड पोप की स्थिति को मजबूती रूप से वहाँ पर लागू रखना चाहता था। तो युद्ध को जब वो बीच में छोड़ करके चला गया तब जो युद्ध के मध्य जो है विला फ्रैंका है उसके स्थान है, वहाँ पर युद्ध को विराम दे दिया जाता है और युद्ध को विराम दे देने के बाद किन शर्तों पर युद्ध विराम होता है उस शर्तों को अब हम चर्चा कर लेते हैं।
तो विद्यार्थी इस शर्तों के अंतर्गत सबसे पहले एक समझौता होता है। इस समझौते के अंदर जो है ऑस्ट्रिया है उसको जो है लोम्बार्डी, ऑस्ट्रिया है वो लोम्बार्डी किसको देगा, फ्रांस को देगा, जिसे वह पीडमॉन्ट को सौंप देगा। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ के अंदर भी जो समझौता हुआ उसमें डायरेक्ट समझौता नहीं हुआ कि अंततः पीडमॉन्ट को लोम्बार्डी की प्राप्ति हो रही है, लेकिन ये लोम्बार्डी की प्राप्ति उसे जो है ऑस्ट्रिया से डायरेक्ट ना हो करके फ्रांस को मिल रही है, और वो फ्रांस जो है इटली को लोम्बार्डी का क्षेत्र देता है। वेनेशिया का क्षेत्र है वो ऑस्ट्रिया के पास ही रहता है, और मध्य इटली राजाओं को पुनः स्थापित कर दिया जाता है, और पॉप की अध्यक्षता में एक इटालियन जो संघ है, इटालियन जो तो विद्यार्थी स्थिति यह उत्पन्न होकर के आती है कि नेपोलियन अनजाने में क्या कर रहा था, अपने एक पड़ोस में एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण कर रहा था। तो और एक शक्तिशाली राज्य के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, जो आगे जा कर के उसके लिए समस्याग्रस्त रहता है। जब हम आगे जाके प्रशा और इसका फ्रांस का जो युद्ध होता है उसके बारे में, जब जर्मनी का एकीकरण होता है तो उसमें कई सारा जो क्षेत्र है वो फ्रांस से लिया जाता है। तो एक पड़ोस में एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण हो रहा था, पॉप की शक्ति में भी कमी हो रही थी, इसलिए उसने विलाफ्रैंका का समझौता किया और युद्ध को विराम कर दिया। कैबूर ने पीएम के पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध जारी रखना चाहता था, इसलिए उसने विक्टर एमुनल सेकंड है उसके सामने जो है अपना प्रस्ताव रखा कि अब वो पीएम नहीं रहेगा। इसके पश्चात 10 नवंबर 1959 में 59 के अंतर्गत ज्यूरिख की संधि होती है, और ये ज्यूरिख की संधि होती है पीडमॉन्ट व फ्रांस के मध्य। पीडमॉन्ट व फ्रांस के मध्य संधि होती है जिसमें लोम्बार्डी पीडमॉन्ट को दे दिया जाता है, और मध्य इटली के राज्यों को पुनः स्थापित कर दिया जाता है, और सबोय व नीस पर अभी तो पीडमॉन्ट का ही अधिकार रहेगा। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया जो सार्डिनिया युद्ध है उसको जो है उसके माध्यम से पीडमॉन्ट को लोम्बार्डी प्राप्त होता है। तो ये जो उसके एकीकरण का जो है पहला स्टेप है वो पार कर लेता है। एकीकरण के अंतर्गत जो है उसे लोम्बार्डी की, इटली को लोम्बार्डी की प्राप्ति हो जाती है विद्यार्थियों। अब होता है इसके पश्चात मध्य इटली के अंतर्गत जनमत होता है। जनवरी 1860 के अंतर्गत जो कैबूर है उसने पुनः जो है प्रधानमंत्री का पद है वो प्राप्त कर लेता है। उसे लगता है कि अब जो है स्थिति आ गई है कि नेपोलियन व पीडमॉन्ट के मध्य समझौता हुआ था कि मध्य इटली में क्या होगा, जनमत कराएंगे, और जनमत के बदले में वो सबोय और नीस उनको दे देंगे। तो 1860 के अंतर्गत पार्मा, मोडेना, टस्कनी और रोमाग्ना में जनमत कराया, और इन 4 राज्यों में ने ये निश्चय किया कि ये सारे इटली के एकीकरण के अंतर्गत इटली से मिलना चाहते हैं, और इस मिलान के अंतर्गत जो है इटली का एक अगला जो चरण है वो भी पूर्ण हो जाता है। पहला चरण तो उसने लोम्बार्डी के रूप में मिलता है, और अन्य जो 4 राज्य हैं वो जनमत के माध्यम से मिलते हैं। हालांकि ट्यूरिन की जो संधि होती है उनके अनुसार सबोय और नीस है वो फ्रांस को दे दिए जाते हैं, और सबोय और नीस को फ्रांस को देना विक्टर एमुनल जो है सेकंड की सबसे बड़ा समर्पण था कि अपना क्षेत्र उसने फ्रांस को दे दिया। 1849 में पॉप के हितों की रक्षा करते हुए फ्रांसीसी सेना है जो रोम में तैनात कर दी। कूटनीति के आधार पर उत्तर से इटली का निर्माण के जो रोक लगा दी गई, मैं क्रांति के माध्यम से ही ये कार्य दक्षिण में करूँगा। कैबूर ये बात कैबूर जो है कहता है, ये क्रांति के माध्यम से ही वो अपना और क्षेत्र फैलाएगा। अब बात करते हैं विद्यार्थी 2 सिसिली के राज्य और 2 सिसिली के राज्यों के अंदर गैराबाल्डी की भूमिका। तो विद्यार्थियों हम ये जान लें कि गैराबाल्डी कौन था, कि जो जोसेफ गैराबाल्डी है उसका जन्म 1807 में हुआ, और वह जन्म हुआ उसका नीस के अंतर्गत उसका जन्म होता है, और उसने शिक्षा प्राप्ति के बाद नेवी में जो है वो शामिल हो जाता है। मेजिनी का कट्टर अनुयायी होता है, और युद्ध पोत के विद्रोह के कारण उसे मृत्युदंड दे दिया जाता है, परंतु इटली से भाग करके वो
दक्षिण अमेरिका के अंदर चला जाता है और 1848 के अंदर फिर से वो वापस लौटता है और अपने वहाँ पर अपने एक स्वयंसेवकों का एक दल गठन करता है जिसका नाम लाल कुर्ती दल होता है। 1849 में रोम पर आक्रमण के समय वह मेजिनी का सहयोग देता है और अभियान असफल होने पर वो अमेरिका चला जाता है। 1854 में पुनः वो वापस लौटता है और कैपरेरा नामक द्वीप को खरीद लेता है। इसके पश्चात दो सिसिलियों के विलय में योगदान देता है। वह यंग इटली का सदस्य भी होता था। दो सिसिली के राज्यों में क्या था, बोर्बन शासक फ्रांसिस द्वितीय के विरुद्ध वहाँ असंतोष था और दो सिसिली के राज्यों के अंदर जब फ्रांसीसी द्वितीय के विरुद्ध जब लोग बाग उसके विरुद्ध हो चुके थे, इसी का लाभ गैराबाल्डी ने उठाया और दो सिसिली के राज्यों पर अधिकार करने के प्रयास करे। मई 1860 में गैराबाल्डी की जो लाल कुर्ती दल है उसके साथ वो जेनेवा से रवाना हुआ और 11 मई 1860 को सिसिली के मार्सला पे पहुंचा। अगले 3 महीने पर उसने सिसिली पर अधिकार कर लिया। 3 महीने बाद गैराबाल्डी ने नेपल्स पे भी अधिकार कर लिया और फ्रांसिस द्वितीय को गेटा के किले में शरण दे दी और स्वयं को तानाशाह घोषित कर दिया। ऐसी सूरत के अंदर इटली के पास कैबूर के पास दो समस्या हो जाती है। वो समस्या ये हो जाती है कि इटली जो गैराबाल्डी है वो सिसिली व नेपल्स पर स्वयं शासन करके वहाँ पर उन्हें गणतंत्र घोषित नहीं करे, वरना क्या होगा कि इटली का एकीकरण जो है वो संभव नहीं हो पाएगा और नेपल्स और सिसिली है वो उसके हाथ से निकल जाएंगे। और यदि गैराबाल्डी को पेपल्स राज्य पर आक्रमण करने देगा तो फ्रांस उसके विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि जो फ्रांस है वो कट्टर समर्थक है पोप का। तो जो कैबूर है उसके दो उद्देश्य निकल करके आते हैं कि सभी गतिविधियों का नेतृत्व है विक्टर एमुनल सेकंड के द्वारा किया जाए और जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध जो बनने की स्थिति हो रही है उसको टाला जाए। तो फ्रांसिस द्वितीय ने क्या करा, गैराबाल्डी के विरुद्ध पोप से मदद मांगी। पोप उस सैनिक सहयोग देने के लिए तैयार हो गया। कैबूर ने विक्टर एमुनल सेकंड ने पेपल्स राज्य पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया और विक्टर एमुनल सेकंड ने पोप को अल्टीमेटम भेजा कि वह अपनी सेना के में विदेशी सैनिकों को हटा ले, अन्यथा वह पेपल्स राज्य पर आक्रमण कर देगा। पीडमॉन्ट ने पेपल्स राज्य पर आक्रमण करा और कैस्टल फेराडो के युद्ध में पोप की सेना को हराया और रोम और सेंट पीटर के अधीन के क्षेत्रों को छोड़ करके पूरे पेपल्स राज्य पर पीडमॉन्ट का अधिकार हो जाता है। तो ये स्थिति निकल करके विद्यार्थियों सामने आती है। अब हम बात करते हैं इटली के एकीकरण में नेपोलियन थर्ड की जो भूमिका है, जो फ्रांस का राजा है उसकी भूमिका क्या है। सबसे पहले तो क्रीमिया का युद्ध होता है और क्रीमिया के युद्ध के पश्चात वो इंग्लैंड है उसको अपने फेवर में लाने की कोशिश करता है और जो है प्लम्बर्स का समझौता है जिसके माध्यम से वो जो है लोम्बार्डी का क्षेत्र है वो उसको मिलता है। और एकीकरण के समय में जो मैक्सी अभियान के अंतर्गत वो इसी समय पीडमॉन्ट के सदस्य में नेपल्स और सिसिली में जनमत कराने का निर्णय लेता है। इस जनमत के बाद नेपल्स व सिसिली पर बहुमत पीडमॉन्ट के हाथ में मिलने के पक्ष में रहता है और इस प्रकार गैराबाल्डी के हाथ कमज़ोर हो जाते हैं तथा कैबूर के हाथ मजबूत हो जाते हैं। तो ये बड़ी चीज़ है। गैराबाल्डी देशभक्त है, यानी कि उसने गैराबाल्डी ने जो विक्टर एमुनल सेकंड है उसको टियानो नामक स्थान पर मिलता है और उसे अपने शासक के रूप में स्वीकार कर लेता है और 17 मार्च 1861 को विक्टर एमुनल द्वितीय को एकीकृत इटली का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। उसके पश्चात जो गैराबाल्डी है वो कैपरेरा द्वीप में चला जाता है। इसके बाद जून 1867 के अंतर्गत जो है कैबूर की मृत्यु हो जाती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि वह इटली का एकीकरण पूर्ण रूप से नहीं देख पाता है। वेनेशिया व रोम का एकीकरण होना अभी बाकी था। ये दो क्षेत्र थे जो अभी इटली को मिलने बाकी थे। अब इसके पश्चात 1866 के अंतर्गत जो है जर्मनी के एकीकरण के समय ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध होता है और ऑस्ट्रिया प्रशा जो युद्ध होता है उसके माध्यम से उसे वेनेशिया की प्राप्ति होती है और इस युद्ध की जो संधि होती है प्राग की संधि उससे जो है इटली को वेनेशिया प्राप्त होता है। इसके बाद दूसरा युद्ध होता है फ्रैंको प्रशा युद्ध। ये युद्ध होता है 1870-71 में और उसके बाद जो है फ्रैंकफर्ट की संधि होती है जिसके माध्यम से जो है युद्ध के समय में रोम से जो है फ्रांसीसी सेना हटा ली जाती है और इटली ने रोम पर अधिकार कर लेता है।
पोप पायस नवम जो 9 था वो वेटिकन में शरण ले लेता है और रोम की इटली को राजधानी घोषित कर दिया जाता है। कैबूर का सपना साकार हो जाता है और इटली वासियों के लिए इटली का निर्माण हो जाता है। तो विद्यार्थियों इस चीज़ को आप अच्छे से समझेंगे कि जो ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध है और जो फ्रैंकफर्ट की संधि है उसके माध्यम से ही यानी जर्मनी के एकीकरण के साथ ही इटली का एकीकरण कंप्लीट होता है। ये इटली के जो है विभिन्न चरणों पे विभिन्न चरण हैं उनकी हमने चर्चा कर ली है। इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं, छोटे प्रश्न भी बहुत बन सकते हैं। हमने पहले वाले वीडियो में बताया गैराबॉल्डी की भूमिका पूछा जा सकता है, नेपोलियन थर्ड की भूमिका, विक्टर एमुनल थर्ड की, या इटली के एकीकरण को समझाते हुए कैबूर की भूमिका को बताइए है। छोटे छोटे प्रश्नों में ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध क्या है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, किसके मध्य हुई, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किसके नेतृत्व के अंतर्गत इटली का एकीकरण हुआ, तो इस प्रकार के प्रश्न बनने की काफ़ी संभावना है।